दोस्तों, मेरे सामने नेट में एसआई का जो सिलेबस है वो सामने है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब 2 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें। दोस्तों, एसआई के प्रश्न पत्र के लिए अगर हम बात करें जीके के पेपर की, तो देखो सबसे पहले बात है प्राचीन काल और मध्यकाल की। दोस्तों, पिछले सालों के आप पेपर देखोगे ना, तो प्राचीन काल और मध्यकाल कहने को तो प्राचीन काल और मध्यकाल में दे दिया कि प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्तर, कला, संस्कृति, साहित्य, वास्तुकला, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रमुख आंदोलन। तो पीछे कुछ नहीं बचा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, सब कुछ आ गया है ना। तो आधुनिक भारत पे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो आधुनिक भारत के पूछे जा रहे हैं। और आधुनिक भारत वैसे ही बहुत रुचि का विषय है। 1857 की क्रांति हो, चाहे समाज सुधार आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, सुधार, आज़ादी के बाद का एकीकरण हो, देश के भीतर पुनर्गठन हो, इसमें आप अगर एक बार पढ़ोगे और आसानी से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही रुचि है, इसके विभिन्न चरण हैं। तो चरण कौन से हो गए कि साहब, कांग्रेस की स्थापना है ना, कांग्रेस की स्थापना, नरम दल और गरम दल, उसके साथ ही गांधीवाद का जो महत्वपूर्ण, गांधीवाद जो युग है ना, गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, उदारवादी नेता, और गरम दल नरम दल के जो नेता, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी निकलती थी उस समय, विभिन्न जो सुधार हुए उन सुधार, महान समाज सुधारकों के बारे में पता होना चाहिए। तो पिछले सालों के अगर आप पेपर देखोगे ऐसा ही, तो आपको पता लग जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो डेप्थ में नहीं होते हैं, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे होते हैं है ना जो डेप्थ लिए होते हैं। तो उनके लिए भी आपको राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मैं आपको कहूँगा, समय अगर आपके पास में है और सिलेबस को अच्छे तरीके से पकड़ रखा है, तो आप आधुनिक भारत के लिए एक बार स्पेक्ट्रम जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भविष्य में अगर आप आरएस का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ प्राचीन काल और मध्यकाल जो है वो थोड़ा कम पढ़ो। क्यों पढ़ो, कम पढ़ो इसके लिए कि एरिया बहुत ही ब्रॉड है प्राचीन काल और मध्यकाल के लिए। और उसके लिए अगर पढ़ना भी चाहो आप, तो उसके लिए लुसेंट जो गाइड है उसके शुरुआत के जो पेज है ना, जैसे 100 पेज में हिस्ट्री है लगभग, तो उसमें प्राचीन काल और जो मध्यकाल का जो पोर्शन है वो आप कर सकते हैं, और उससे भी मोटा मोटी आपकी जो नैया है पार हो जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करें। विश्व और भारत की भूगोल की बात करें तो देखो, राजस्थान का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल अगर पकड़ बनानी है तो मैप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैप के अंदर देखते रहो, जैसे मान लो ना भौतिक विशेषताएं हैं, तो भौतिक विशेषता में पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ पे है ना। भारत का भौगोलिक विभाजन देखो, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन मैप में देखो, विश्व के अंदर देखो कौन कौन से महाद्वीप कहाँ पे हैं, कौन कौन से देश किस महाद्वीप के अंदर आ रहे हैं, है ना। पर्यावरण क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इससे संबंधित जो प्रमुख जो बीमारियां होती है वो पूछ ले जाते हैं। पर्यावरण को लेकर के अभी तक जो सम्मेलन हुए हैं ना, जैसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन है वो हुआ है, नगोया सम्मेलन, या पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन है, दिन है, दिवस है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन है, उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। कभी पूछ ले जाता है ओजोन दिवस कब है, कभी फ्रिज के जो प्रशीतक है उससे संबंधित सवाल पूछ ले जाता है। सवाल बहुत ही ईजी होते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित, है ना। तो इसके लिए भी आप क्रॉनिकल विशेषांक है उसमें से देख सकते हैं, या पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित भूगोल की जो पुस्तक है उसमें इजीली चैप्टर मिलता है। वन्य और जैव विविधता ये भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको इग्नोर ना करें। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ये भी अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, चाहे विश्व की बात हो चाहे भारत की बात हो। भारत का भौगोलिक विभाजन, कृषि, खनिज संसाधन, प्रमुख उद्योग, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, तो ये जो टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है और इससे भी संबंधित है। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो मैं मैप की पहले चर्चा कर ही चुका हूँ। बाकी लक्ष्य गाइड के अंदर ही जो राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें दे रखी है। लक्ष्य गाइड है आपके लिए पर्याप्त है, और भल्ला पढ़ो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मेरी दृष्टि से लक्ष्य का जो भूगोल है वो बहुत ही आपके लिए पर्याप्त है। भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं वो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक से अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919, 35, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक समीक्षा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना। इसके अलावा जो लोक नीति है, विभिन्न कानूनी अधिकार है, नागरिक चार्टर है, ये जो चैप्टर है ये लोक प्रशासन का है। तो अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा तो नेट पर पढ़ लीजिए। नागरिक चार्टर जो है ब्रिटेन के अंदर जॉन मेजर की जो सरकार है वो लेकर के आई थी सबसे पहले, और नागरिक चार्टर भारत में भी लागू किया गया है। नागरिक चार्टर के अंदर वो ये बताते हैं कि सरकार जो है जनता के लिए क्या कर रही है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार जनता तक जो मैसेज पहुंचाना चाहती है, जनता के बीच में प्रचार प्रसार, वो है नागरिक चार्टर है, ठीक है। और लोक नीति है, तो लोक नीति के अंदर भी
सरकार जनता के विकास के लिए जो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विकास के लिए जो भी नीतियाँ बनाती है वो लोक नीति कहलाती है। तो लोक नीति के बहुत सारे मॉडल होते हैं, है ना। ये चैप्टर आपने कम पढ़ा होगा। तो लोक नीति का एक तो वृद्धिवाद का मॉडल होता है, लिंड ब्लोम का वृद्धिवाद मॉडल है। वृद्धिवाद का मतलब जो पहले से जो चली आ रही योजना है उसमें कुछ जोड़ करके बात कर दो, ठीक है, वो तो हो जाता है वृद्धिवाद का सिद्धांत। एक होता है एटजियोनी का मिक्स स्कैनिंग सिद्धांत है। एटजियोनी का लोक नीति के अंदर मिक्सिंग थ्योरी है। तो मिक्सिंग मतलब बहुत सी चीज़ों को, मारवाड़ी में एक शब्द होता है भेड़िया, है ना, बहुत सी चीज़ों को मिला करके कर दो। इस तरीके से लोक नीति से संबंधित कुछ मॉडल होते हैं, तार्किक मॉडल है। इस तरीके से चैप्टर है लोक प्रशासन मिल जाएगा, नेट पे अगर सर्च करोगे पब्लिक पॉलिसी इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें अगर सुरेंद्र कटारिया चैप्टर पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरी दृष्टि से लक्ष्य गाइड में ये पाठ्यक्रम आपका पूरा हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। अब दोस्तों इतना समय नहीं है, जैसे मान लो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, हाईकोर्ट है, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, इसके लिए आप बार बार पढ़ो नहीं, अब बस एक ही बार है, ये अंतिम पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे राज्यपाल है तो राज्यपाल के अंदर बाकी तो आपको पता ही है, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है। अब आपको फैक्ट मिले ना, जैसे मान लो राजस्थान का राज्यपाल है तो महिला राज्यपाल कितनी रही, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। महिला राज्यपाल जैसे कि प्रतिभा पाटिल जी थी, है ना, और प्रतिभा जी पाटिल थी, और एक प्रभा राव थी, और एक मार्गरेट अल्वा थी, 3 राज्यपाल महिला राज्यपाल रह चुकी। तो इस तरीके से जो राजस्थान के राज्य प्रशासन से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित कोई फैक्ट पूछा जाता है ना, दलित मुख्यमंत्री कौन थे, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन थे, सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, है ना, तो मुख्यमंत्री से संबंधित इस तरीके जो सवाल आरपीसी से संबंधित फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं उनको अंडरलाइन कर लो। बाकी मोटा मोटी राज्यपाल भी आपको पता है, लोक सेवा आयोग भी पता है। जो चीज़ अब जब पढ़ो ना, अब दोबारा वापस लोक सेवा आयोग आपको नहीं पढ़ना पड़े, मेरा ऐसा मानना, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, इसमें जो टॉपिक है अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट, लेखांकन, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, ये सारे के सारे टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और प्रतियोगिता दर्पण के अंदर दोस्तों शुरुआत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, वो आप जरूर पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण के अंदर लास्ट के अंदर 500 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वहाँ से सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर लक्ष्मण नाथुराम भविष्य में आरएस का एग्जाम देना, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मण नाथुराम का जरूर पढ़ें। आप सोच रहे हो कि नहीं साहब हमारा तो एक बार सब इंस्पेक्टर में काम चल जाए, तो लक्ष्य के अंदर जो अर्थव्यवस्था का चैप्टर है वो भी आपके लिए पर्याप्त है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो चैप्टर है ना, ये आपको बेसिक जो है, देखो मानव शरीर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, सूचना है, उपग्रह है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी आप एक बार पढ़ लो, बार बार मत पढ़ो, ठीक है। जैसे आपने उपग्रह पढ़ लिया, उपग्रह के अंदर शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लिए, ठीक है। अब आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट मत लिखो, है ना। जो बेसिक जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मैंने पढ़ नहीं रखी, तो उन चीज़ों को एक बार तो नोट कर लो। ऐसे फैक्ट जो आपको नए लग रहे हैं उनको नोट कर लो एक तो। और एक अब जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे थ्योरी है, नैनो टेक्नोलॉजी आपको आ रही है, तो आप उसमें देखो फिर अरिहंत चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में या किसी किताब में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल है, पर्यावरण से संबंधित सवाल है, जैव विविधता से संबंधित सवाल है। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो थ्योरी पढ़ ली, तो उसके बाद में आप एक बार तो ऑब्जेक्टिव मिलाओ। और टेस्ट सीरीज एग्जाम में बैठने से पहले आप 8-10 जो टेस्ट है उनमें भाग जरूर लें। और मैथ्स रीजनिंग की अगर बात करें तो आर एस अग्रवाल या किरण प्रकाशन की जो भी पुस्तक है आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चूँकि समय कम है तो उसमें भी अगर आपको लगे कि आप कला जगत से है, आपको मैथ्स रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो आप पिछले सालों के पेपर देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन है जिन पे अच्छे कम समय में भी आप वापस पकड़ बना सकते हैं। तो मोटा मोटी जनरल स्टडी की बात करें तो मैं अगर सार के अंदर कहूँ, पिछले सालों के पेपर को देखो और उसी के इर्द गिर्द वापस तैयारी करो, और कोई नए सवाल नहीं पूछेंगे। जैसे मान लो पिछले बार स्वच्छता सूचकांक पूछ लिया, करंट अफेयर्स की बात करना भूल गए, तो करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान के अंदर मूमल का विशेषांक, क्रोनोलॉजी का कोई विशेषांक या लक्ष्य का जो भी विशेषांक आपको लगे जिसमें पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स में वही बात, जैसे ना अवार्ड्स हो गए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, या कोई बुक्स हो गई, चर्चा के अंदर महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हो गई, आर्थिक समीक्षा एक बार जरूर पढ़े दोस्तों। आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर्स के जो सवाल होते हैं ना वो आर्थिक समीक्षा से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एक बार आप जरूर पढ़ें। और हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करें दोस्तों, हिंदी के लिए ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़े। और अगर मेरी निजी राय पूछो तो मैं तो डॉक्टर राघव प्रकाश की जो पुस्तक है उनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। एकमात्र पुस्तक है जो आपकी नैया पार करा देती है। बाकी बहुत सारी पुस्तकें और भी, आप अगर पहले को राघव प्रकाश नहीं पढ़ रखी और कोई पढ़ रहे तो पढ़ो, पुस्तक में किसी में कोई बुराई नहीं होती। नई किताब, अब एग्ज़ाम के टाइम में नई किताबों से
उससे आप प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। कोई पुस्तक कितनी भी प्यारी लगे, कितनी भी अच्छी लगे, कोई भी कह दे, चाहे मैं भी कह दूँ, नई पुस्तकें आप मत पढ़ो। और ये जो मैंने बताई है पुस्तकें भी आपको, ये आपने पढ़ रखी है तो ये पढ़े, नहीं तो जैसी तैयारी चल रही है वैसे चलो। और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जरूर मिलाओ, ऑब्जेक्टिव गाइड जो टॉपिक से संबंधित है वो आप मिलाओ। और 8-10 जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भाग लो। और हिंदी के अंदर दोस्तों लिख लिख करके अभ्यास करो। आप लापरवाही से ना ले कि मुहावरा क्या है, लोकोक्ति है, प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक शब्दावली को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के लोग हैं अपने, वैसे ही तो हिंदी प्रशासनिक शब्दावली में गलती करते हैं। समास संधि जो है, तत्सम तद्भव, ये बहुत अच्छे तरीके से याद करो। और हिंदी के लिए भी जब राघव प्रकाश पे लिख लिख के बाद अब कहोगे साहब समय नहीं है, नहीं समय भले ही नहीं है, लेकिन अब जब भी पढ़ो ना, फिर मान लो पर्यायवाची लिखे आपने, फिर मान लो तो लिख के कर लिया, ठीक है। वन वर्ड लिखे तो आपने मान लो जैसे जिसके माँ बाप नहीं हो, अनाथ, ये आ रहा है आपको, फिर लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आपको लगे, है ना, राजस्व वाला मान लो है, ये आपको पता नहीं है तो उसको लिखो, आदित्य का, उपत्य का, है ना, प्रोसितपति का, अगतपति का, जहाँ आपको लग रहा है ना, दुस्साध्य, दुर्भेद्य, इनमें क्या अंतर है, वो कुछ चीज़ लग रहा है कि वहाँ में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उनको लिख करके एक बार जरूर याद करें। और हिंदी के लिए जो थ्योरी राघव प्रकाश पढ़ रहे हैं उसके लिए भी एक MCQ क्वेश्चन जरूर लेकर के आए, क्योंकि आपने समास पढ़ लिया, संधि पढ़ ली, आप उसके पहचान पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए तो एक बार मूल्यांकन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।